गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आ जाओ हमारी आज की शीट को डिस्कस करते हैं। देखो जो आज की शीट है ना, ये थोड़ी सी वोकैब ओरिएंटेड है। इसके अंदर थोड़ी सी वोकैब ज़्यादा है आम तौर पर। ठीक है, तो आ जाओ। पहले वाले में क्या करना था जी, फिलर थे। ठीक है, फिल करने थे, आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना था। देखो क्या कहता है द डिफरेंसेस बिटवीन को फाउंडर्स एंड को प्रोमोटर्स राकेश गैंगवाल एंड राहुल भाटिया केम टू द डैश इन जुलाई आफ्टर गैंगवाल सोट मार्केट रेगुलेटर सेबीज डैश टू एड्रेस एलिज्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस लैप्सेस एट इंडिगो। क्या कहना चाहता है उत्तर? ये ऐसी बात कर रहा है जी, ये ऐसा बता रहा है कि जो डिफरेंसेस है ना, जो मतभेद थे किस किस के बीच में, को फाउंडर थे और को प्रोमोटर थे, जिन्होंने कंपनी बनाई और जो प्रोमोट कर रहे थे बिजनेस को। कौन कौन? एक तो हमारे राकेश गंगवाल और एक राहुल भाटिया। ये जो डिफरेंसेस, जो मतभेद थे, ये उजागर हुए केम टू दी, कब उजागर हुए? केम टू डैश, पता नहीं क्या हुए, आगे डैश में क्या आएगा, कब हुए? इन जुलाई। कब? जुलाई में, जब आफ्टर राकेश गैंगवाल, जब इस राकेश गैंगवाल ने क्या किया जी, सोक का मतलब होता है विश, सीख। इसने क्या करी, इच्छा जताई कि भाई जो मार्केट रेगुलेटर होती है ना, जो सेबी होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एड्रेस करे इस एलेज्ड कॉरपोरेट गवर्नेंस के लैप्सेस को एट इंडिगो। उसने क्या कहा भाई, दूसरे वाले ने, उसने कहा कि जो इंडिगो में कंपनी में जो क्राइसिस चल रहा है ना, जो यहाँ पर कॉरपोरेट गवर्नेंस जो लैप्स हो गई है, कोई ढंग से काम नहीं चल रहा, उसके ऊपर सेबी एड्रेस करे, सेबी उसके बारे में बताए, जिससे कि भाई इनका शेयर वैल्यू वगैरह थोड़ी सी कंट्रोल में रहे। इस तरह की कोई बात कर रहा है। अब आप ऑप्शन देखो कुछ इसमें वर्ड्स वोकैब वाले थे, तो मैं आपको बता देता हूँ वोकैब भी क्या क्या थी इसके अंदर। पहला वर्ड क्या है जी, पहला वर्ड आया नॉइसम। नॉइसम का क्या मीनिंग होता है? देखो नॉइसम देख के पता लगा जी, एडजेक्टिव था। ट्रबलसम सुना था, है ना, सम वाले ज़्यादातर वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो ये नॉइसम भी एडजेक्टिव था। नॉइसम का मतलब देखो, एक होती है साउंड और एक होती है नॉइस। नॉइस कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है ना। तो नॉइसम का मीनिंग ही क्या होता है जी, कोई चीज़ बैड हो, कोई चीज़ आपके लिए क्या हो जी, हार्मफुल हो। और ज़्यादातर ना इस नॉइसम का मीनिंग किस सेंस में यूज़ होता है जी, एक स्मेल हो, ऑफेंसिव सी स्मेल हो, उस सेंस में यूज़ करते हैं। क्या हम नॉइसम वर्ड का यूज़ करते हैं। कोऑपरेशन आपको पता ही है, दो कोऑपरेट मिलके काम करें, कोऑपरेशन एक तरह से। हिंदी में इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या आता है, जुगलबंदी टाइप, ऐसा कुछ। अगला वर्ड है जी मुनीफिशेंट। मुनीफिशेंट का मीनिंग क्या होता है जी? मुनीफिशेंट का मीनिंग होता है बोंटीफुल। बोंटीफुल मतलब कोई चीज़ आपके पास में प्रचुर मात्रा में है, मुनीफिशेंट। देखो मुनीफिशेंट को कैसे याद करो, इसके अंदर ही तो कह रहा है एफिशिएंट। मुनि जो है वो एफिशिएंट होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं वो एफिशिएंट क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर संयम जो होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, ऐसे याद कर लो भाई। फ्रेंचाइजी आपको पता ही है, किसी की कंपनी का वो लेना, नेम वगैरह यूज़ करना। आगे कहता है फोर का क्या मीनिंग होता है? फोर का मीनिंग होता है आगे आना, उजागर होना। उजागर होना तो नहीं होता, फोर का मीनिंग होता है आगे आना, आगे की ओर। देखो ये फोर का जनरली एक मीनिंग ही क्या होता है जी, एक तरह का रूट वर्ड होता है। इसी फोर से तो हम एक वर्ड बनाते थे फॉरवर्ड, आगे आना, है ना। इसका एक रूट वर्ड में हम कई बार काम करते हैं जिसका मीनिंग होता है आगे। इंटरवेंशन का मीनिंग होता है इंटरवीन, दखल देना, है ना। हैजीमनी का मतलब क्या होता है? ये वर्ड तो हमने वो क्या विदेशी तड़का में कई बार किया था। हैजीमनी का मीनिंग होता है जी डोमिनेंस, किसी को दबाना, डोमिनेंसी शो करना। क्योंकि कैसे कहता है जी, है जी, इसके पास में मनी है, इसीलिए ये थोड़ा सा डोमिनेंस है, सबको दबाता है। पार्टाइसन होता है जी हितकारी, बेनिफिशियल। ठीक है, आगे वर्ड आता है जी गवर्नमेंट। इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है, देखो हमने एक और वर्ड पढ़ा था इसी से, इसका मीनिंग होता है जी पेटू, जिसे खाने पीने का शौकीन हो, जो बहुत ज़्यादा खाता हो, उसे क्या कह सकते हो आप? गवर्नमेंट कह सकते हो। अगला वर्ड आता है नियोफाइट। नियोफाइट का मीनिंग क्या होता है? नियोफाइट का मीनिंग होता है न्यू। इसके अंदर खुद ही तो कह रहे हैं न्यू, यानी अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, ये बात थी। अब वर्ड्स मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अब आप एक बार इसके अंदर देखो क्या आ सकता था। तो मुझे एक बात बताओ, जो डिफरेंसेस थे भाई कंपनी के को फाउंडर के बीच में और कंपनी के प्रोमोटर के बीच में, वो जुलाई में क्या हुए होंगे? जुलाई में उजागर हुए होंगे। नॉइसम की बात कहाँ से आई जी?
नॉइसम तो होता है हार्मफुल होना, चलो मैंने मान भी लिया, कुछ ऐसी सेंस देता कि जो डिफरेंसेस थे वो हार्मफुल थे। लेकिन आगे मुझे एक और चीज़ दिखी कि जो ये राकेश गैंगवाल था ये क्या चाहता था कि भाई सेबी कुछ करे। सेबी क्या करेगी? कोऑपरेट। सेबी तो कोऑपरेट नहीं करेगी, सेबी तो एक गवर्नमेंट की बॉडी है। तो इस वजह से मैंने इस ऑप्शन को हटा दिया। ठीक है, अब कहता है जी सेबी, फिर लास्ट ऑप्शन देखो फ्रेंचाइज, तो सेबी फ्रेंचाइज थोड़ी करेगी, इसको भी हटा दिया। भाई सेबी क्या कर सकती है? सेबी तो दखल देगी अगर कोई मैटर हो रहा है तो। आगे कहता है सेबी इज नियोफाइट, तो नियोफाइट जैसी तो कोई सेंस आ ही नहीं रही, और गवर्नमेंट तो वैसे ही कोई सेंस नहीं देता। अब कहते हैं जी हेजीमनी, हेजीमनी होता है डोमिनेंस, तो भाई उनके डिफरेंसेस में डोमिनेंस कहाँ से आ गई? और आगे सेबीज पार्टाइसन, सेबी का बेनिफिशियल होना है, ऐसे भी कोई सेंस नहीं देता। आप देखते सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, एक तो यूं सोचते, दूसरा इसको यूं सोचते कि भाई सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है, वो क्या करेगी अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो वो क्या करेगी? इंटरवीन करेगी, दखल अंदाजी करेगी। इसी से तो हमें वर्ड मिला था क्या? इंटरवीन, दखल अंदाजी करना। तो सेबी को क्या कहा कि आप हस्तक्षेप करो। और फिर दिखा 4 कि भाई जो डिफरेंसेस थे वो कब उजागर हुए, कब सामने आए? जुलाई में सामने आए। तो इसका आंसर था सी। ठीक है, दो तरीके से आपने कर लिया, सारों का मीनिंग देख के भी और वर्ड को चूज करके भी। अब आप देखो 22 को, ये क्या कहता है जी? इट वुड नॉट बी एंटायरली रॉन्ग टू से दैट वी आर गोइंग थ्रू ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड द इंडियन इकोनॉमी इज नो लॉन्गर डैश टू एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी एज द वर्ल्ड गेट्स मोर डैश देन एवर बिफोर। कहते हैं भाई ये कहना ना गलत नहीं होगा, इट वुड नॉट बी एंटायरली रॉन्ग, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हम है ना आज के समय में एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटीज़ है। ठीक है, क्यों है? आगे एंड से एक बात और कहता है, एंड द इंडियन इकोनॉमी इज़ नो लॉन्गर, और साथ ही साथ जो इंडियन इकोनॉमी है ना, और साथ ही साथ जो इंडियन इकोनॉमी है ना, इज नो लॉन्गर डैश टू एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज, वो एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज से भी नो लॉन्गर है, पता नहीं क्या है। टू द वर्ल्ड गेट्स मोर डैश देन एवर बिफोर। अब देखो एक बात बताओ, इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी पे डिपेंड करती है क्या? बाहर के देशों पे डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है भाई। बाहर की कंपनियों ने यहाँ इन्वेस्ट किया है ना, बाहर कुछ और हो रहा है, मान लो बाहर का शेयर मार्केट में डाउन आ जाता है तो इंडिया के शेयर्स, इंडिया की कंपनीज के शेयर भी गिरने लगते हैं। यानी कहने की बात यह है कि भाई आजकल जो बिजनेस होता है वो बिजनेस ग्लोबली होता है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि हिसार में कोई सामान बनाया और हांसी तक ही गया। हिसार में स्टील बनता है जिंदल स्टील का, जो पूरे वर्ल्ड में जाता है ना, यानी व्यापार पूरा फैल गया। तो भाई इंडिया की इकोनॉमी ओवरऑल देखें तो अन्य देशों की, जो बड़े देश है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इनके ऊपर भी डिपेंड करती है ना। तो अब आप पहले वाले फिलर को देखो क्या कहता है, गोइंग थ्रू ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड द इंडियन इकोनॉमी इज नो लॉन्गर डैश टू एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज। तो भाई एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज का मतलब अगर बाहर कोई अनसर्टेनिटी आई तो क्या, मान लो बाहर कोरोना वायरस आया, इंडिया में अगर कोरोना नहीं आता, चलो मान के चलो बाहर आता, तो क्या इंडिया की इकोनॉमी बच जाती? नहीं बचती, क्योंकि भाई वो बाहर जो हम भेजते थे, ट्रांसपोर्ट करते थे, वो रुक जाता। यानी अगर बाहर अनसर्टेनिटीज आई हैं तो इंडिया को भी उन अनसर्टेनिटीज को क्या करना पड़ेगा जी? झेलना पड़ेगा। क्या करना होगा? झेलना पड़ेगा। यही बात तो ये वाला ऑप्शन कहता है। अब आप देखो, इंडियन इकोनॉमी इज नो लॉन्गर टू डैश एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी। अब हमें पता है ना इंडियन इकोनॉमी एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। क्या करती है जी? डिपेंड करती है। पहले डिपेंड नहीं करती थी, क्योंकि भाई पहले इतना ज़्यादा नेटवर्क ही नहीं था, अंदर अंदर अपना अपना व्यापार करते थे, बाहर से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं थी। यानी अब एक बात देखूं, अगर मैं नो को हटाऊं तो क्या आना चाहिए था कि इंडियन इकोनॉमी अब रिलाय करती है, अब इंडियन इकोनॉमी रिलाय करती है वर्ल्ड के ऊपर। लेकिन इसने नो लॉन्गर लगाया, तो नो लॉन्गर से क्या सेंस आई कि कुछ ऐसी सेंस करेगा कि भाई अब वो दिन गए कि अब इंडिया की इकोनॉमी बाहर की इकोनॉमी पे, एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए मैंने रिलायबल ऑप्शन को हटाया, क्योंकि इसने नो वर्ड लगा रखा था। लेकिन हमें तो पता है रिलाय करती है, इसीलिए इस वर्ड को मैंने क्या कर दिया जी? हटा दिया। बात क्लियर हो गई? अब आप देखो, इसके अंदर थोड़ी सी वोकैब थी, इसके अंदर थोड़ी सी वोकैब और देख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। देखो म्यूचुअल क्या होता है? फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, यानी कोई चीज़ कॉमन होना, कोई चीज़ शेयर करना आपस में। आगे कहते हैं क्लेयरवोयेंट। क्लेयरवोयेंट क्या होता है जी? क्लेयरवोयेंट वो होता है कि
आम परसेप्शन से आगे बढ़ के देखने की एक क्षमता होना, एबल टू सी बियॉन्ड ऑर्डिनरी परसेप्शन। मैं यहाँ लिख नहीं सकता भाई, आम नज़रिए से ज़्यादा अगर कोई बढ़ के देख सके उस चीज़ में कहते हैं, ठीक है। ऐसी अब एक बात बताओ, इंडियन इकोनॉमी इज नो लॉन्गर क्लेयरवॉयंट, तो ये तो एक एबिलिटी किसी पर्सन की हो सकती थी, है ना। इंडियन इकोनॉमी की ऐसी एबिलिटी थोड़ी हो सकती थी कि उसके पास इतनी सक्षम, इतनी ताकत थी कि आम इंसान आम विजन से आगे बढ़ के कोई चीज़ सोच सके, तो ऐसी चीज़ तो नहीं आनी थी। इसीलिए ना क्लेयरवॉयंट को तो मैंने हटा दिया, क्लेयरवॉयंट को मैंने हटा दिया। अब बारी आई जी दो। अगला वर्ड क्या है जी, अगला वर्ड एक तो है ससेप्टिबल और एक है अलायंस। अलायंस का मतलब तो क्या होता है, संधि वगैरह करना, गुट वगैरह बनाना। ससेप्टिबल का मीनिंग होता है इजीली अफेक्टेबल। अब कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज नो लॉन्गर ससेप्टिबल टू एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज, तो ऐसी तो सेंस नहीं देगा भाई, इंडियन इकोनॉमी तो डिपेंड करती है ना एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज के ऊपर, तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया। और अगर आप यूं भी नहीं समझते तो आगे वाला ऑप्शन पढ़ते। आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है एज द वर्ल्ड गेट्स डैश देन इवन बिफोर, तो वर्ल्ड कोई अलायंस थोड़ी बनाएगा, वर्ल्ड तो कनेक्टेड होगा, अलायंस नहीं बनाएगा, इसलिए भी ऑप्शन हट गया। अब दो ही ऑप्शन बचे, एक बचा जी रोबस्ट, एक बचा जी इम्यून। इसके अंदर ना अब सेंस काम करती, इन दो ऑप्शंस में से हमें चूज करने पर हमें पता लगता है डी ऑप्शन आएगा। रोबस्ट का मीनिंग तो होता है एक तरह के स्ट्रोंगर, अब यहाँ स्ट्रेंथ होना, अब यहाँ स्ट्रोंगर वर्ड आ सकता था, लेकिन फिर आगे कहता है द वर्ल्ड गेट मोर एंटागोनिज्म देन एवर बिफोर। एंटागोनिज्म का मीनिंग तो क्या होता है, टू अपोज, किसी चीज का विरोध करना, इसके आगे तो लिख रहा है एंटी, है ना। तो वर्ल्ड अब और ज्यादा विरोध थोड़ी कर रहा है, वर्ल्ड और ज्यादा एक दूसरे पर लिंक कर गया, इसीलिए ना सेंस के हिसाब से इन दो ऑप्शन में से डी ऑप्शन बनता। अब पढ़ लो, इट वुड नॉट बी एंटायरली रॉन्ग टू से दैट वी आर गोइंग थ्रू ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड द इंडियन इकोनॉमी इज नो लॉन्गर इम्यून। इम्यून क्या होता है, बचे हो ना, कहते भी तो आजकल इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो कहता है अब इंडियन इकोनॉमी ना इम्यून नहीं है एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी से, यानी अब अगर बाहर कुछ गड़बड़ होगी तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। क्यों, एज द वर्ल्ड गेट्स मोर, क्योंकि अब जो दुनिया है ना वो और ज़्यादा निर्भर हो गई एक दूसरे के ऊपर। एज द वर्ल्ड गेट्स मोर इंटरडिपेंडेंट देन एवर बिफोर, है ना, हो ही गई ना। अब भारत ने कोई दवाई बनाई तो हम यूएसए को भेज रहे हैं, यूएसए ने कोई दवाई ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई, ऑस्ट्रेलिया हमको भी भेज रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक देश की इकोनॉमी गिरेगी तो दूसरे पर भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसका आंसर था डी। अब आप इसको देखो, द बोर्ड फॉर फिनेंशियल सुपरविजन ऑफ द आरबीआई इन इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन ट्यूसडे डैश द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक अंडर पीसीए एंड नोटेड दैट द गवर्नमेंट हैज डैश फ्रेश कैपिटल ऑन February 21 into various banks including some of the banks currently under the PCA framework। एक बात समझो, देखो दो कोमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको हम एक बारी के लिए छुपा सकते थे, छुपा दी। अब देखो क्या कहता है, कहता है बोर्ड फॉर फिनेंशियल सुपरविजन ऑफ द आरबीआई। अब मैं इतना बड़ा नाम ना पढ़ूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इतना भी पढ़ सकता था, द बोर्ड ऑफ आरबीआई, और इसको भी मैं हटा सकता था। क्या कहता जी, सीधा सीधा अगर सेंस के हिसाब से देखता, द बोर्ड डैश द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स, बोर्ड ने ना बैंक की परफॉर्मेंस को कुछ किया होगा अंडर पीसीए, और नोट किया क्या कि जो गवर्नमेंट है ना उसने क्या किया है जी, गवर्नमेंट हैज़ डैश फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल का क्या मीनिंग है भाई, बोर्ड ने कोई चीज़ देखी है और उसने क्या नोटिस किया है कि जो सरकार है ना उसने फ्रेश कैपिटल करवाई है। तो फ्रेश कैपिटल क्या होता है भाई, प्राइवेट बैंकों को सरकार ने थोड़ा मोटा पैसा दिया होगा, तो सरकार ने फ्रेश कैपिटल को क्या किया है, इंट्रोड्यूस करवाया है। फ्रेश कैपिटल को क्या करवाया होगा, इंट्रोड्यूस करवाया होगा। कब, 21 फरवरी को, इनटू वेरियस बैंक, अलग अलग बैंक में, जिसके अंदर कुछ बैंक ऐसे भी थे जो अंडर पीसीए फ्रेमवर्क में थे। ये तो बात हो गई इसकी सेंस की। अब एक बारी इसके ऑप्शंस में देख लो। देखो स्ट्रिप का क्या मीनिंग होता है, स्ट्रिप का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा चीज किसी से निकाल देना, ठीक है, किसी से कोई एक्स्ट्रा चीज निकाल देना, टू रिमूव समथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम समवन, ठीक है, किसी से कोई एक्स्ट्रा चीज निकाल देना, किसी चीज संस्था में से निकाल देना, किसी इंसान से छीन लेना। तो भाई सरकार ने फ्रेश कैपिटल छीननी थोड़ी है, सरकार तो इंट्रोड्यूस करवाएगी, इसीलिए ये ऑप्शन भी हट गया। क्योंकि ना अगर सरकार ना
फ्रेश कैपिटल, देखो कोई बच्चा कह दे कि पूंजी निकाली भी होगी, अगर पूंजी निकालती है ना सरकार तो फ्रेश कैपिटल नहीं आना था। फ्रेश कैपिटल का मतलब ही होता है कि ऐसा पैसा है जिसका अभी तक यूज नहीं हुआ था इस सेक्टर में, अब उसका यूज किया जा रहा है, इसीलिए फ्रेश कैपिटल का। अगर अकेला कैपिटल होता तो मैं सोच सकता था भाई क्या पता सरकार ने पूंजी निकाल ली हो इन बैंक में से, इसीलिए फ्रेश कैपिटल को देखते हुए स्ट्रिप्ड वर्ड नहीं आ सकता था। मेटामॉर्फोज्ड का मीनिंग क्या होता है जी? टू चेंज या फिर टू ट्रांसफॉर्म। मेटामॉर्फोज्ड का मीनिंग है टू चेंज या फिर टू ट्रांसफॉर्म। मीनिंग आपने देख लिया, वर्ड ये भी नहीं आना था क्योंकि स्ट्रिप्ड ऑप्शन नहीं आ सकता था, है ना। अब बात करते हैं हम कुछ और, एक सेकंड। ए ऑप्शन इसका एलिमिनेट हो गया, ए ऑप्शन इसका एलिमिनेट हो गया। अब आप एक बात बताओ, देखो बी ऑप्शन से देख के पता लग जाएगा सरकार ने, इसने बोर्ड ने क्या किया होगा, रिव्यू किया होगा, देखा होगा। प्रीव्यू नहीं हो सकता, प्रीव्यू नहीं होता। प्रीव्यू क्यों नहीं होता भाई? प्रीव्यू ना, आपने देखा होगा पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते हैं तो कई बार डाउनलोड करने से पहले ऑप्शन दिखाते हैं प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने से पहले ही थोड़ा सा देख लेना, है ना। पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो पूरी हमारे पास हो जाएगी, लेकिन आपको कहते हैं प्रीव्यू कि एक बार देख लो आपको पसंद है या नहीं, उस सेंस में प्रीव्यू होता है। तो भाई बोर्ड ने प्रीव्यू नहीं किया होगा, बोर्ड ने क्या किया होगा जी? प्रीव्यू नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ तो हो चुकी है ना, बोर्ड ने तो उस चीज़ को नोटिस किया है। प्रीव्यू वर्ड हटा देते। इन स्टील का मीनिंग क्या होता है? इन स्टील का एक मीनिंग होता है जी मन में बिठा देना, कोई बात किसी के मन में बिठा देना। ये ऑप्शन तो वैसे भी हटा क्योंकि प्रीव्यू नहीं आना था। अब कहते हैं जी स्टेबलाइज, तो भाई बोर्ड किसी की परफॉर्मेंस को स्टेबलाइज थोड़ी करेगा, परफॉर्मेंस तो उन्होंने कर ली, बोर्ड ने तो कोई ना कोई चीज़ नोटिस की है, स्टेबलाइज हटा। और दूसरी चीज अगेन वही बात, फ्रेश कैपिटल आई। डाइवेस्टेड का मतलब क्या होता है? देखो इसको ना इन्वेस्टमेंट से ही मैंने लिंक किया था, इसके अंदर अगर बस एन लगा दूं तो इन्वेस्टेड आ जाता। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है? पैसा डालना, और अगर एन हटा दिया डाइवेस्टेड बना दिया तो डाइवेस्टेड का मतलब हुआ पैसा निकाला। तो भाई सरकार ने तो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई होगी, है ना। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब बारी आई इन दो ऑप्शंस में से। भाई इन दो ऑप्शंस में से ना एक चीज हुई सुपरवाइज। देखो सुपरवाइज क्या होता है? पेपर वगैरह होते थे हमारे कॉलेज में तो सुपरवाइजर होता था, कहते सुपरवाइजर आ गया भाई, चीटिंग वीटिंग मत करो, सुपरवाइजर आ गया। सुपरवाइजर क्या करता था? कोई चीज चल रही है उसको ऑब्जर्व करता था, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता था, यानी उसकी देख रेख में वो चीज़ चलती थी। लेकिन भाई यहाँ पर तो इस बोर्ड ने क्या किया है जी? बैंक की परफॉर्मेंस को नोटिस किया है, वो चीज़ हो चुकी है, कहते हैं उसने नोट किया है, वो चीज़ हो चुकी है, अभी वो चीज़ चल नहीं रही, इसीलिए सुपरवाइज ऑप्शन भी हट गया। ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता, ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता, क्या? बी ऑप्शन बचता, रिव्यूड या फिर इनफ्यूज्ड। और अगर आपको यूं भी पता नहीं लगता तो आप बस इतना सा देख लेते, सरकार ने फ्रेश कैपिटल को इंट्रोड्यूस करवाया। स्ट्रिप का मतलब होता है निकालना, नहीं निकाली। इन स्टील का मीनिंग मन में बैठाना, ऐसी कोई बात की ही नहीं। डाइवेस्टेड का मतलब भी उठाना, ऐसी भी कोई बात नहीं। इन्फ्लेटेड कोई सेंस ही नहीं दे रहा था, बिल्कुल इररेलेवेंट था। फ्रेश कैपिटल को देखते ही मुझे क्या दिखा? इनफ्यूज दिखा, और मैंने बी आंसर लगा दिया। दो तरीकों से हमने इसको भी कर लिया। अब आप 24 को देख लो, क्या कहता है जी? मिस्टर पल्लिनी स्वामी हु वाज द फर्स्ट टू अपोज द डैश ऑफ द नाउ जेल्ड AIADM के लीडर VK शशिकला एज पार्टी जनरल सेक्रेटरी हैड टेकन ए डैश स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम that of the party leadership over the no trust vote introduced in the Lok Sabha by the TDP. एक सेकंड by the TDP। देखो किसी का नाम ले रहा है, लेने दो। क्या कहता है? वो फर्स्ट पर्सन है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा है, दो कोमा के बीच में। देखो मिस्टर पल्लिनी स्वामी, अगर इसको मैं हटा दूँ, हु आर द फर्स्ट टू अपोज डैश, यहाँ तक तो मैं इसे छुपा सकता हूँ। मिस्टर अभी फिलर देख लेंगे, पल्लिनी स्वामी हैड टेकन ए डैश स्लाइटली। अब उसने क्या लिया होगा स्लाइटली? देखो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पार्टी लीडरशिप, कि भाई कोई बंदा है, कोई MLA है, उसकी पार्टी ने कोई अलग निर्णय लिया और इस बंदे ने पार्टी से हटके अपना एक अलग डिसीजन लिया, पार्टी लीडरशिप से हटके लिया। किस चीज़ के ऊपर? नो ट्रस्ट वोट डालना था कोई लोकसभा के अंदर जो TDP लेकर आई थी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई भाई? इसने इसके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि हमेशा से ही ऐसे पंगे करता है। हु वाज द फर्स्ट टू अपोज, ये पहला व्यक्ति था जिसने अपोज किया था क्या? द डैश ऑफ नाउ,
डैश ऑफ किसका नहीं पता, आगे कहता है डैश ऑफ नाउ, आज के टाइम में उसको जेल में डाला गया, जो भी जिसका भी इसने अपोज किया था, किसका, AIADM का लीडर VK शशिकला एज पार्टी जनरल सेक्रेटरी। ये पहला बंदा था जिसने अपोज किया था कि भाई इस VK शशिकला को पार्टी का जनरल सेक्रेटरी मत बनाओ। अब भी इसने कोई चीज अलग की, एक बार वहां अपोज किया और अब इसने अलग से पार्टी से हटके एक चीज की। अब ऑप्शंस पर आओ, देखो देखते हैं एक बार इसके ऑप्शंस क्या कहते हैं जी। सिलेक्शन स्टेंस, इलेक्शन स्टैंड, चॉइस, रियोटेरिक। देखो रियोटेरिक का क्या मीनिंग होता है, रियोटेरिक का मीनिंग होता है जी स्किलफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थॉट, अच्छे तरीके से अपनी बात को कह पाना, आर्ट ऑफ स्पीकिंग इफेक्टिवली। ठीक है, आगे वर्ड आता है एक्सर्ट, इसका मीनिंग क्या होता है जी एक्सट्रैक्ट, इसका मीनिंग क्या होता है एक्सट्रैक्ट, इसको एक्सट्रैक्ट से ही लिंक करके याद करो। जैसे एक बुक है उसके अंदर कई सारे पेज, उनमें से 7-8 लाइनें हमें अच्छी लगी तो हमने इस पैराग्राफ को बाहर निकाल लिया, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। आगे कहते हैं जी कूलिंग, तो ये तो एक वर्ब थी कुल, ये तो एक वर्ब थी कुल, हमने याद किया था ना, डेली डोज में भी आई थी। कुल का मतलब क्या होता है चूज करना, हिंदी में नहीं कहते कुल, टोटल कितने थे, इसको ऐसे ही तो लिंक किया था कि भाई टोटल जितने भी थे उनमें से आप आपके चूज कर लो, कुल का मीनिंग होता है जी चूज करना। तो अब एक बात बताओ, सेकंड फिलर से देखते चलो ना, उसने क्या किया है डैश ए स्लाइटली डिफरेंट, तो भाई इस तरह से उसने एक डिफरेंट चीज करी है। कूलिंग का मतलब तो होता है चूज करना, तो उसने कुछ चूज तो नहीं किया। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है जी वो करना, एक्सट्रैक्ट करना, तो उसने कुछ एक्सट्रैक्ट भी नहीं किया और कुछ रिप्रेजेंट भी नहीं किया। भाई उसने ना क्या किया, उसने एक्चुअली में ना उसने वो किया, एक अलग से स्टैंड लिया, पार्टी से हटके उसने अपना एक अलग से स्टैंड लिया, अपनी बात उसने अलग से कही, पार्टी से हटके अपने विचार उसने प्रस्तुत किए। ठीक है, और ड्राफ्ट वर्ड नहीं आ सकता था क्योंकि पहले वाले फिलर में क्या कहता था, आप पढ़ो, VK जो शशिकला है उसको एज जनरल सेक्रेटरी बनाना था पार्टी का, उसने उस चीज को क्या किया था, तो उसको ड्राफ्ट थोड़ी कर रहे थे VK शशिकला को। देखो यहाँ कहता है, क्या कहता है, VK शशिकला को क्या बनाया था जी जनरल सेक्रेटरी बनाया था, इस चीज को ड्राफ्ट थोड़ी किया था। VK शशिकला को हैज टू अपोज द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट नहीं बल्कि उन्होंने उसको इलेक्ट किया होगा। पार्टी में अगर कोई भी चीज होती है तो उसे पार्टी के लोग मिलके इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बारी आई, ड्राफ्ट नहीं हो सकता था, ऑप्शन नहीं हो सकता था, चॉइस नहीं हो सकता था, इन दोनों में से कोई एक होता। हाँ, सेलेक्ट भी करती है पार्टी के लोग मिलकर और इलेक्ट भी करते हैं, दोनों लगभग सेम सेंस देते थे। फिर मैंने पढ़ा स्टांस और स्टैंड, स्टैंड का मतलब उसने अपना एक अलग से पॉइंट रख दिया, और स्टैंस का मतलब तो होता है एक बॉडी का हमारा पोस्चर, मुद्रा, किस मुद्रा में हम खड़े हैं, हमारी अवस्था का एक पोस्चर। तो ऐसी कोई सेंस इसने नहीं दी, इसका आंसर बनता बी ऑप्शन। ए भी हट जाता, सी भी हटा, डी भी हटा और ई भी हटा, आंसर क्या बना जी बी ऑप्शन बना, कि उस बंदे ने, पहला बंदा था जिसने VK शशिकला को जब जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किया गया तब भी विरोध किया, और अब भी उस बंदे ने एक अलग स्टैंड दिया है अपना, अपनी पार्टी से हटके। देखो आज के फिलर्स में बहुत सारी वोकैब निकल आई, 20 वर्ड सीख गए कम से कम। आगे क्या कहता है, द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर फॉर एनी रीजन, कहते हैं न्यूक्लियर पावर का यूज करो चाहे किसी भी कारण से करो, पीसफुल और अदरवाइज, पीसफुल या तो शांति प्रिय तरीके, शांति बनाने के लिए, या फिर अदरवाइज शांति के अलावा कोई और तरीके के लिए, हैज ऑलवेज बीन लुक्ड अपॉन। लुक्ड अपॉन का मीनिंग क्या होता है जी, लुक अपॉन का मीनिंग होता है कंसीडर करना, कहते भी है ना प्लीज लुक अपॉन दिस मैटर, एक बार इस मैटर को देख लो, यानी आप इसको कंसीडर कर लो। तो ये क्या कहता है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना चाहे शांति के लिए किया जाए या फिर किसी और कारण से किया जाए, इसको ना हमेशा ही हमेशा लुक अपॉन किया गया, किस चीज के साथ, विद डीप डैश, डीप डैश पता नहीं क्या है, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरिट एसोसिएशन विद वेपन्स, क्योंकि भाई उसके अंदर वेपन्स होते हैं, और वेपन्स भी कैसे होते हैं, वेपन्स ऑफ मास डैश, यहाँ से पढ़ के ही पता लग गया था, वेपन्स ऑफ मास डैश एंड इट्स एबिलिटी, और इन न्यूक्लियर पावर वेपन्स की एबिलिटी, इन वेपन्स की एबिलिटी क्या, कि ये लार्ज स्केल तक डिस्ट्रक्शन मचा देंगे ऑन ए हॉरिफाइंग एंड अनइमेजिनेबल स्केल। हॉरिफाइंग होता है टेरिबल और अनइमेजिनेबल जो कल्पना से परे है। तो कहते हैं जब भी बात आती है ना न्यूक्लियर वेपन की कि भाई ये अच्छे हैं या बुरे हैं, इनको शांति के लिए इस्तेमाल किया जाए या अशांति के लिए, तो इस चीज़ को ना हमेशा एक चीज़ से कंसर्न, एक चीज़ से देखा जाता है। कैसे देखा जाता है नहीं पता, क्यों, क्योंकि इन वेपन्स के अंदर मास डैश करने की क्षमता होती है, मास क्या करेंगे अभी देखते हैं, और एबिलिटी होती है कि ये बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन मचाएंगे एक भयानक और अकल्पनीय मानदंड तक, ऐसी कोई बात ऑथर करना चाह रहा है। ठीक है,
आपको पता ही है न्यूक्लियर वेपन्स कितनी बड़ी चीज़ है। हिरोशिमा नागासाकी पे डाले, आज तक वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो हैंडीकैप पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई रेडियो एक्टिव वेव्स थी, कण थे जो वहाँ की वातावरण में फैल गए। अब उनको इनहेल करते हैं उनके पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के थ्रू जेनेटिक ही बच्चों को वो बीमारी होती है, इसीलिए इतने ज़्यादा खतरनाक इनको माना जाता है। अब आप एक बात समझो, ऑप्शंस पर आ जाओ। देखो वैसे तो ना मुझे इतना पढ़ के ही आंसर मिल गया था भाई, मास डिस्ट्रक्शन ही तो होगी। न्यूक्लियर वेपन क्या करते हैं? मास डिस्ट्रक्शन ही तो करते हैं। कंस्ट्रक्शन तो कर ही नहीं सकते, बना भी नहीं सकते, मेकिंग भी नहीं कर सकते। कंजम्पशन क्यों भाई? कंजम्पशन तो होता है कंज्यूम करना, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहा। सिर्फ तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता, नन ऑफ द अबव भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनको कैसे देखा जाता है जी? डीप सस्पिशन, शक के दायरे में इनको देखा जाता है कि भाई ये अच्छे हैं या बुरे। क्यों? क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्शन, मास तबाही मचा सकते हैं। इसका आंसर बनता ए ऑप्शन। ठीक है, अब आप 26 को पढ़ो। देखो इसके अंदर कुछ फ्रेजल वर्ब्स दी थी, आपको यही पता लगाना था कि भाई ये सही तरीके से फ्रेजल वर्ब यूज़ कर रहा था या नहीं। देख लो एग्जामिनर कितना समझदार हो गया, हमें एक फ्रेजल वर्ब याद नहीं होती और आज ये हमसे एक ही क्वेश्चन में 3 पूछ रहा है। देखो भाई, ही नोटिस्ड ए मैन बिहाइंड हिम इन ए ब्लू फोर्ड जेस्टिकुलेटिंग टू पुल ओवर। ही कोई बंदा है, उसने नोटिस किया किसी आदमी को जो उसके पीछे खड़ा था। कहाँ खड़ा था जी? ब्लू फोर्ड, ब्लू कलर की फोर्ड गाड़ी में खड़ा क्या था? बैठा होगा। जेस्टिकुलेटिंग, जेस्टिकुलेटिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो इसी से तो वर्ड बना जेस्टर्स। जेस्टर्स नहीं होते हाथों के इशारे, स्टेज वगैरह पर आप जाते हो तो आपके जेस्टर्स नोट होते हैं कि आप कैसे, आपको हाथ आपके कैसे थे, उसी से तो वर्ड बना जेस्टिकुलेटिंग। जेस्टर हुआ नाउन, इशारे, और जेस्टिकुलेटिंग वर्ब हुई, इसका मतलब हुआ इशारा करना, टू सिग्नल, किसी को कोई इशारा करना, और जनरली हाथों से किया जाता है। तो उसने क्या किया? उसने एक आदमी को नोटिस किया जो उसके पीछे था, ब्लू कलर की फोर्ड गाड़ी में बैठा था और इशारा कर रहा था किस चीज़ का? पुल ओवर। पुल ओवर का मीनिंग क्या होता है जी? पुल ओवर फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है कम टू स्टॉप या फिर होल्ट, कि भाई रुक जाओ, होल्ट करो, रुको, या फिर स्टॉप करो। याद कैसे रखो? इस पुल को ट्रेन की चेन से लिंक करो। ट्रेन की चेन को पुल करते ही गाड़ी क्या हो जाती है? रुक जाती है। यानी आपने एक बार चेन को पुल किया, गेम ओवर, आपका गेम ओवर। फिर उठा लेंगे आपको कि कैसे चेन खींच दी भाई। तो पुल ओवर का मीनिंग क्या होता है? टू स्टॉप या फिर होल्ड। तो इसके अंदर तो फ्रेजल वर्ब को बिल्कुल सही यूज कर रहा है। एक आदमी को उसने देखा जो ब्लू कलर की फोर्ड गाड़ी में था और उसको इशारा कर रहा था कि भाई रुक जा। आगे क्या कहता है? अगले वाले को पढ़ो। ही पुट ऑन एन ओल्ड ब्लू सूट। पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर। उसने एक ओल्ड ब्लू सूट पहना, इंटेंडिंग टू पास हिमसेल्फ ऑफ एज ए बिजनेसमैन। पास हिमसेल्फ ऑफ, देखो पास हिमसेल्फ ऑफ का मीनिंग क्या होता है? आप ऐसे इमेजिन करो, इस आर में ट्रेड फेयर लगा हुआ है, यहाँ सिक्योरिटी वाले चेक कर रहे हैं, यहाँ से एक आदमी आता है और वो क्या कहता है? बस इस लाइन को पास करवाने दो, कैसे भी कोई जाली पास वगैरह दिखा देता हूँ, इस लाइन को पास करवाने दो। पास हिमसेल्फ ऑफ का मीनिंग क्या होता है? टू प्रिटेंड करना, दिखावा करना कि आप वैसे हो नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उस चीज़ का दिखावा कर रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो, पोर्ट्रे कर रहे हो। उसने क्या किया? उसने एक ओल्ड पुराना सा ब्लू सूट डाल लिया और वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं तो एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इंटेंडिंग टू पास हिमसेल्फ ऑफ एज ए बिजनेसमैन। तो इसने इसके अंदर भी कोई गड़बड़ नहीं की भाई, ये भी सही यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब एक बारी थर्ड को पढ़ लो। आई प्रेफर टू थिंक ऑफ इट। अब यहाँ नहीं पता इट किस बारे में बात कर रहा है, डमी सब्जेक्ट है, डमी ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई प्रेफर टू थिंक ऑफ इट कहता है हाँ मैं उस चीज़ के बारे में सोचना पसंद करता हूँ, एज हेल्पिंग पीपल, कि भाई लोगों की सहायता करो। क्यों? टू गेट अलोंग विद ईच अदर बेटर। गेट अलोंग विद ईच अदर का मीनिंग क्या होता है? गेट अलोंग विद ईच अदर का मीनिंग होता है हैव ए हारमोनियस रिलेशनशिप। भाई दोस्ती के साथ रहना। हारमोनियस क्या होता है जी? हारमोनियस वही तो होता है दोस्ती। हैव ए हारमोनियस रिलेशनशिप। इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या होता है जी? गेट अलोंग विद का। कहता है भाई मैं इस बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ कि लोगों की मदद करूँ। कैसे मदद करूँ? कि वो एक दूसरे के साथ कैसे रहें? बेटर रहे, यानी अच्छे तरीके से रहें, दोस्ती के साथ रहें, और हेल्प करूँ उनको। गेट ऑन इन लाइफ। गेट ऑन का मीनिंग होता है टू मूव, आगे बढ़ना, कि भाई जिंदगी में अच्छे से आगे बढ़े। कोई इशू नहीं था। गेट ऑन का एक मीनिंग ये भी होता है टू लिव टुगेदर। एक फ्रेजल वर्ब के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए कौन सा मीनिंग लग रहा था। तो इसने सारी ही फ्रेजल वर्ब बिल्कुल ओके यूज़ की, सारी ही सेम, सारी ही सही मीनिंग कन्वे कर रही थी, इसीलिए हमारा आंसर हुआ ई, ऑल आर करेक्ट। अब 27 को पढ़ो। देखो 27 के अंदर क्या कहता है?
ये 13 है भाई, टाइपिंग में मिस्टेक है, इस सीरीज का नाम 13 है, 13 टेस्ट है ये आज का, 12 नहीं है। आगे क्या कहता है जी, आगे कहता है आई बेट शी कुड टेक अपार्ट एन इंजन एंड पुट इट बैक टुगेदर इन नो टाइम नाउ। टेक अपार्ट का मीनिंग क्या होता है, जब अपन ने फ्रेजल वर्ब की सीरीज की थी, जब हमने किया था, टेक अपार्ट का मीनिंग क्या होता है, डिसमेंटल कर देना, डिसमेंटल समथिंग, यानी किसी चीज को अलग कर दिया, उसके पुर्जे पुर्जे खोल दिए। तो क्या कहते हैं, कहते हैं आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो क्या कर सकती है, टेक अपार्ट, यानी वो गाड़ी के या किसी चीज के इंजन को खोल सकती है और पुट इट, उसे दोबारा भी बांध देगी, बैक टुगेदर, कब, इन नो टाइम नाउ, देखते ही देखते उसको दोबारा भी बांध सकती है, मैं इस बात की तुमसे शर्त लगाता हूं। तो यहां फ्रेजल वर्ब बिल्कुल ओके लगाई, कोई गड़बड़ नहीं की। आगे क्या कहता है, आगे कहता है वी मस्ट नॉट स्टॉप कैंपेनिंग अंटिल वी क्रॉस द लाइन एंड टेक बैक कंट्रोल ऑफ आवर कंट्री। कहते हैं भाई हमें ना कैंपेनिंग को, प्रचार को तब तक नहीं रोकना चाहिए जब तक हम लाइन को क्रॉस नहीं कर देते। लाइन क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, कहते नहीं है एक लिमिट है, इस लिमिट को पार मत करियो। लाइन क्रॉस का मीनिंग ही वो होता है कि लिमिट को क्रॉस कर देना। तो ये कोई बात कर रहा है उधर, कह रहे भाई हम तब तक अपनी कैंपेनिंग को नहीं रोकना चाहते जब तक लिमिट पार ना हो जाए और हमें फिर से हमारे देश का कंट्रोल हमारे हाथों में ना आ जाए। टेक बैक का मीनिंग क्या होता है, कहते नहीं है टेक बैक, वापस ले गया अपनी चीज। मेरे दोस्त की मेरे पास कोई चीज थी, वो आया और वापस ले गया, टेक बैक ले गया, यानी उसने अपना पोजेशन, अधिकार फिर से रिक्लेम किया। टेक बैक का मीनिंग क्या होता है जी, रिक्लेम ए पोजेशन, रिक्लेम ए पोजेशन, अपना अधिकार, अपना दावा फिर से क्या करना जी, रिक्लेम करना। तो इसके अंदर तो बिल्कुल ओके बात कर रहे हैं, कहते हैं हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें हमारी कंट्री के अधिकार, हमारी कंट्री की रूल हमें दोबारा से ना मिल जाए, बिल्कुल ओके। अब एक बारी थर्ड को पढ़ो। इट हेल्प्स इफ ओल्डर पीपल हैव ए नियर बाय रिलेटिव हु विल लुक बैक ऑन देम। कहता है ये तो बहुत ज़्यादा मददगार होगा अगर जो बुजुर्ग लोग होंगे उनके आसपास में उनका कोई ना कोई क्या रहे, रिलेटिव रहे, जो क्या करेगा, लुक बैक हो, उनकी तरफ देखेगा। तो यहाँ फ्रेजल वर्ब गलत यूज़ की। लुक बैक का मीनिंग होता है पास्ट की चीज़ों को सोचना, हमने सीरीज में सीखा था। लुक बैक देखो, पीछे कहते भी हैं, पीछे मुड़ के मत देख, आगे चलता रहे, यानी अतीत की चीज़ों को मत सोचो। तो लुक बैक का मीनिंग ही क्या होता है, पास्ट की चीज़ों को सोचना। तो यहाँ पर वो फ्रेजल वर्ब नहीं चाहिए थी, यहाँ क्या चाहिए था, लुक आफ्टर। कहता भाई कितना अच्छा होता अगर बुजुर्ग लोगों के पास में उनका कोई नियर बाय रिश्तेदार रहता जो उनका लुक आफ्टर करता, उनकी सेहत का ख्याल वगैरह रखता। अब तो यहाँ थर्ड वाले में गलत यूज़ किया। तो सही ऑप्शन क्या थे, बोथ 1 and 2, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका आंसर था, बोथ 1 and 2। बात क्लियर। अब आप पढ़ो जी 28 को, देखो क्या कहता है। He reached into his coat to take out his wallet, intending to give the father $100 for his trouble. Reached into his coat का मीनिंग हुआ वह अपने कोट के पास गया और अपना पर्स निकाल लिया। टेक आउट कहते नहीं है, स्कूल में कितनी बार टीचर कहती थी टेक आउट योर नोटबुक, टेक आउट योर पेंसिल। भाई अपना पर्स निकाल लिया और अपने पिताजी को $100 देना चाहता था उनके मुश्किल समय में। तो बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई, टेक आउट का मतलब निकालना है, निकाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आए कहते हैं ही हैज़ बीन सो stressed out about his exams that I think it is starting to affect his mental health। कहता भाई उसे एग्जाम की इतनी ज़्यादा चिंता है ना कि मुझे लगता है अब उसकी मानसिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। आई थिंक वी शुड टेक हिम टू डिज्नी वर्ल्ड। हमें ना, मुझे लगता है उसे ना डिज्नी वर्ल्ड ले जाओ। डिज्नी वर्ल्ड क्या है, वो कार्टून से नहीं होते, झूले वूले से लगे रहते हैं, वहाँ ले जाओ एक वीकेंड के लिए, एक छुट्टी के लिए, ताकि टू टेक हिम आउट ऑफ हिमसेल्फ फॉर ए वाइल। टेक हिम आउट ऑफ हिमसेल्फ का मतलब हुआ जो उसके दिमाग में बात चल रही है उसे उस चीज़ से बाहर निकाल पाए थोड़े समय के लिए। तो यहाँ भी सही यूज़ किया, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा था। अगले वाले को पढ़ो। कहते आई थिंक आई विल टेक हिम बैक टू हिज ऑफर ऑफ ए फ्री टिकट। देखो टेक हिम बैक का क्या मीनिंग होता है, टेक हिम बैक का मीनिंग तो होता है जी टू रिटर्न। टेक हिम बैक का मीनिंग टू रिटर्न समवन या समथिंग, किसी को कोई चीज़ दे देना है ना, रिटर्न कर देना। तो ऐसी सेंस नहीं देता, इसे क्या सेंस देनी थी, इसे सेंस देनी थी कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना उसके उस पुराने ऑफर को फिर से कंसीडर कर लेना चाहिए। मुझे ना उसके उस पुराने ऑफर को, टिकट वाले ऑफर को फिर से कंसीडर कर लेना चाहिए। तो इस फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर कोई भी मीनिंग नहीं लग रहा था। टेक बैक का मीनिंग तो होता है किसी को कोई चीज़ वापस देना, लेकिन इसको तो उस ऑफर को वापस प्राप्त करना है, इसीलिए यहाँ गलत मीनिंग दे रहा था। तो यहाँ सही मीनिंग किसने दिया, सही मीनिंग दिया सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड ने। बात क्लियर। अब 29 को पढ़ो।
दिस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पीच वॉज मेड बाई ए मैन क्लचिंग एट स्ट्रोज टू गेन मच डिजायर्ड पब्लिसिटी। कहते हैं ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पीच है ना, ये किसने दी है? एक आदमी ने दी है जो क्या कर रहा था जी? क्लचिंग एट स्ट्रो कर रहा था। किस लिए? टू गेन मच डिजायर्ड पब्लिसिटी, जिसको पब्लिसिटी चाहिए थी। क्लचिंग एट स्ट्रो का मीनिंग क्या होता है? क्लचिंग एट स्ट्रो का मीनिंग होता है किसी चीज को इंप्रूव करना, टू ट्राई टू इम्प्रूव ए डिफिकल्ट सिचुएशन, टू ट्राई टू इम्प्रूव ए डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे हम सब कर ही रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका एक मीनिंग होता है कि ट्राई टू इम्प्रूव ए डिफिकल्ट सिचुएशन जिसके कम चांसेस है इम्प्रूव होने के, यानी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, तो कहते हैं भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीच किस आदमी ने दी? उस आदमी ने दी जो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिसे पब्लिसिटी चाहिए थी, पब्लिसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल ओके थी, कोई गड़बड़ इसके अंदर तो नहीं कर रहा था। आगे कहता है His instructions were as clear as mud। ये तो मेरे हिसाब में सब बच्चों को मिल गया होगा। कितनी ही बार बोलते हैं इंग्लिश इज ए लैंग्वेज एज क्लियर एज ए मड। ये एक अच्छा मुहावरा है, चिपका देना किसी के सामने। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज एज क्लियर एज मड। मड क्या होता है जी? कीचड़। अब भाई एज क्लियर एज मड, मड कितना क्लियर होता है? उसके अंदर 5 का सिक्का गिर जाए ढूंढ लोगे? नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि वो क्लियर है ही नहीं, उसकी विजन उसमें कुछ होता ही नहीं। तो एज क्लियर एज मड का मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है? समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एज क्लियर एज मड का मीनिंग क्या होता है जी? समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज मुश्किल है समझने के लिए। बात क्लियर? तो भाई कहते हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस कैसी थी? एज क्लियर एज मड थी। बिल्कुल हो सकता है उसने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दी कि किसी को समझ ही नहीं आया, बिल्कुल ओके था। आगे कहते हैं वी डेफिनेटली डोंट नीड टू ब्रिंग एनी टॉयज व्हेन वी गो ओवर देयर हाउस। कहता है हमें ना हर हाल में नए खिलौनों को ले जाने की आवश्यकता नहीं है जब हम उनके घर पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी बहुत सारे खिलौने हैं। दे हैव सो मैनी, उनके पास इतने सारे हैं दैट ब्रिंगिंग मोर, कि अब हम और लेके जाएंगे तो वो कैसा होगा? वुड बी लाइक कैरिंग कोल टू न्यू कैसल। कैरिंग कोल्स टू न्यू कैसल। तो कैरिंग कोल टू न्यू कैसल का मीनिंग क्या होता है? कैरिंग कोल टू न्यू कैसल का मीनिंग होता है कोई अननेसेसरी चीज करना, किसी को कोई ऐसी चीज देना जिसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है, या फिर कोई अननेसेसरी अनइम्पोर्टेंट चीज करना, अननेसेसरी चीज करना, अननेसेसरी थिंग टू डू। याद कैसे रखोगे आप? ऐसे याद रखो, कैसल क्या होता है? किला। किसी राजा ने नया नया किला बनाया, न्यू कैसल था उसका। वहां आप कोयला थोड़ी दोगे, कोयले से तो उसकी दीवारें खराब हो जाएंगी, है ना, कालिक चिपट जाएगी उसकी दीवारों पे। तो अगर आप उस राजा को जाके कोयला दोगे कि ले भाई राजा इसको जला लियो, तो वो जलाएगा थोड़ी। यानी आप क्या कर रहे हो? आप एक अननेसेसरी थिंग कर रहे हो। वैसी बात यहाँ बता रहा है कि भाई उनके घर पे इतने सारे खिलौने हैं कि अगर अब हम हमारे ये खिलौने ले जाएंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा कि एक्चुअली में हम एक अननेसेसरी चीज़ करेंगे। तो यहाँ तो भाई तीनों ही हमारी फ्रेजल वर्ब का सही तरीके से यूज़ किया था, मेरे हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं थी। और फ्रेजल वर्ब भी क्या थी? यहाँ तो इडियम्स थी। ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर था, सारा ही करेक्ट यूज थे। ठीक है, अब आप पढ़ो क्या कहता है। फार्मर्स हैव फेस द डबल वैमी ऑफ ए राइजिंग डॉलर एंड फेलिंग एग्रीकल्चर प्राइसेस। कहते हैं जो किसान है ना, जो किसान है वो क्या फेस कर रहे हैं जी? जो किसान है वो क्या फेस कर रहे हैं जी? डबल वैमी। डबल वैमी कैसे? एक तो डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइस भी गिरते जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, समस्या ही हो रही है ना किसानों के लिए। डॉलर बढ़ा और भाई एग्रीकल्चर प्राइसेस भी गिरे, हालांकि यूएस के किसानों की बात कर रहा है, तो उनके लिए तो एक समस्या हो गई। डबल वैमी का मतलब भी होता है एक डिफिकल्ट सिचुएशन तो थी ही थी और एक समस्या और आ गई। हिंदी में एक मुहावरा होता है, मुझे एग्जैक्टली अभी वो याद नहीं आ रहा, ऐसा आप में से किसी बच्चे को ऐसा मुहावरा याद हो, हिंदी में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताना क्या था। डबल वैमी का मीनिंग क्या था भाई? एक सिचुएशन तो थी ही थी, एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पर दो चीज़ें एक साथ खराब हो गई। अच्छा, वो होता है स्थिति का बद से बदतर हो जाना, कुछ ऐसा करके मुहावरा था। ये सिचुएशन व्हेन टू अनप्लीजेंट थिंग्स हैपन टुगेदर, दो अनप्लीजेंट चीज़ें एक साथ में हो गई। तो बिल्कुल सही बात करें, डॉलर का प्राइस गिर रहा है और एग्रीकल्चर प्राइस भी गिर रहा है, तो फार्मर के लिए तो डबल मुसीबत हो गई। बात क्लियर? अब देखो आगे क्या कहते हैं। दे कीप टेलिंग मी डोंट स्वेट दिस स्मॉल स्टफ बट आई जस्ट नो दैट द परफेक्ट फॉन्ट विल सेट आवर लिटरेरी मैगजीन अपार्ट फ्रॉम ऑल द एंट्रीज इन द कॉन्टेस्ट। कहते वो लोग ना मुझे बताते रहे, बार बार क्या बताते रहे कि डोंट स्वेट दिस स्मॉल स्टफ,
डोंट स्वेट दिस स्मॉल स्टफ। स्वेट का क्या मीनिंग होता है? पसीना, है ना। हमें जब टेंशन होती है, हमें कोई घबराहट हो, बेचैनी हो, तो क्या होता है? पसीना आता है। तो कहते हैं स्वेट नहीं आना चाहिए, पसीना मत लाओ छोटी छोटी बातों पे। यानी डोंट स्वेट दिस स्मॉल स्टफ का मतलब होता है डू नॉट केयर अबाउट ट्रिवियल थिंग, या डू नॉट गेट अपसेट अबाउट ट्रिवियल थिंग। डू नॉट गेट अपसेट अबाउट ट्रिवियल थिंग, भाई छोटे मोटे मैटर पर घबराओ नहीं, है ना। ऐसी कोई बात करता है, ठीक है। तो भाई वो क्या कहता है कि वो लोग मुझे कहते गए कि तू ना इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा परेशानी मत ले, टेंशन मत ले, लेकिन मुझे पता था कि अगर मेरी मैगजीन का परफेक्ट फॉन्ट होगा ना तो मेरी मैगजीन अपार्ट हो जाएगी, दूसरों की मैगजीन से अलग दिखेगी कॉन्टेस्ट के अंदर, प्रतियोगिता के अंदर। तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। हालांकि वो लोग उसे कह रहे थे कि इन छोटी सी चीज़ पर फ़ॉन्ट के ऊपर इतना ध्यान मत दे, लेकिन उसे पता था फ़ॉन्ट की प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस क्या है, इसीलिए ऐसा वो ध्यान दे रहा था। बिल्कुल ओके। आगे कहते हैं द क्विकेस्ट वे टू गेट हर ऑफ द ड्रग वॉज टू लेट हर गो कोल्ड स्वेट। देखो भाई, द क्विकेस्ट वे टू गेट हर ऑफ द ड्रग, कोई लड़की है उसने ले लिए ड्रग्स, कोई लड़की है जी उसने ले लिए ड्रग। कहते हैं क्विकेस्ट वे क्या है उसके नशे उतारने के, गेट हर ऑफ दी ड्रग, उसके नशे उतारने का क्विकेस्ट वे क्या है, ये क्या कहता है कि लेट हर गो कोल्ड स्वेट। कोल्ड स्वेट का मीनिंग क्या होता है? कोल्ड स्वेट को पढ़ो आप, देखो कोल्ड स्वेट, कोल्ड मतलब ठंड, ठंड में पसीना आता है कभी, लेकिन इसको ठंड में भी पसीना आ रहा है। अगर ठंड में भी किसी को पसीना आ रहा है तो वो उस टाइम पे बेचैन है। ये स्वेटिंग कैसी है? ये स्वेटिंग एक अब नॉर्मल स्वेटिंग है, भाई उसकी तबीयत खराब है ना। ये तो एक इलनेस का साइन है, उसकी एक तबीयत खराब है, या फिर इलनेस जरूरी नहीं है फिजिकली, मेंटली भी इल हो सकता है बंदा। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई इसके नशे उतारने हैं ना, अब उसको ज़्यादा नशे चढ़ गए मान लो, तो उसको क्या हो रहा है? बेचैनी हो रही है, एकदम से पसीना आ रहा है। ये तो कुछ ऐसी सेंस दे रहा है कि भाई इसका नशा उतारना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। क्विकेस्ट वे क्या है? जल्दी से नशा कैसे उतरेगा? भाई कोई दवाई दो उसको, कुछ और करवाओ जिससे उसका नशा उतरे। ये क्या कहता है कि इसको ऐसे ही पड़े रहने दो, इसके ऐसे बेचैनी में पसीने निकलने दो, अपने आप इसका नशा उतर जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत सेंस यूज़ कर रहा है, ऐसे तो मरवर जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर गलत यूज़ कर रहा है इस ईडियम का, इसको सही करके कोई और ईडियम आनी थी भाई, ऐसी सेंस नहीं। अगर ऐसा होता तो भाई वो तो एक स्लो प्रोसेस है ना, वो चीज़ तो अपने आप ही हो रही है, फिर उसको तुम क्विकेस्ट वे क्यों नाम दे रहे हो? इसीलिए मुझे पता लगा यहाँ तो ऑथर गड़बड़ कर रहा है, यानी इस ईडियम को गलत यूज़ कर रहा है। यानी थर्ड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ओनली वन। क्यों? बोथ 1 and 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2 क्या थे जी? करेक्ट थे। बात क्लियर हो गई। अब देखो एरर ढूंढने थे, क्या कहते हैं जी? फोर्ब्स ड्रू अटेंशन टू ए सर्टेन कम्युनिटी अमंगस्ट बर्ड एंड अदर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट एंड अमंगस्ट प्लैनेट्स ऑन ऑल द लैंड सर्चिंग स्ट्रेचिंग टुवार्ड ए साउथ पोल। तो आपको एक बात पता है, देखो यहाँ तक मुझे भी इस वर्ड को पढ़ के पता ही नहीं लगा फोर्ब्स होता क्या, लेकिन मैंने यहाँ पढ़ा अमंगेस्ट बर्ड और फिर मैंने देखा एफ कैपिटल, तो मुझे पता लगा किसी पक्षी का नाम है। कहते हैं ये जो पक्षी है ना एक अलग ही अटेंशन लेता है, किन किन में? दूसरे पक्षियों में कह लो, या फिर वर्टिब्रेट्स या फिर इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनवर्टिब्रेट जिनके नहीं होती, या फिर और प्लांट्स में। इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है स्ट्रेचिंग टुवार्ड दी साउथ पोल, साउथ पोल की तरफ बढ़ें। तो एरर निकालते टाइम सेंस की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने एक सेंस आपको थोड़ी सी बता दी। देखो ए साउथ पोल नहीं, ए साउथ पोल नहीं। भाई बच्चों एक बात बताओ, पोल एक नाउन है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, हालांकि रट्टे तो हमने लगाए ही हैं कि भाई साउथ पोल हो, डायरेक्शन हो, तो उसके साथ में द आर्टिकल यूज होता है, द साउथ पोल आता है, और बिल्कुल सही थी, द साउथ पोल ही आता, ए साउथ पोल नहीं लगाना था, बिल्कुल सही थी। बुक में इतना रट्टा दिया, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, अब सब बच्चों को पता है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल दो तरह के आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या है जी? जो डिफाइंड है, और डिफाइंड भी देखो दो आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डिफाइन आर्टिकल क्या है? डिफाइन का मतलब है उसको लिसनर भी जानते हैं, यानी पढ़ने वाला भी जानता है, और स्पीकर यानी जिसने लिखा है वो भी जानता है। तो भाई साउथ पोल को तो सारे ही जानते हैं ना, ऐसा थोड़ी है अगर कोई साउथ पोल कहेगा तो मैं कह दूं जी साउथ पोल तो मेरी गली के पीछे वाला साउथ पोल है। साउथ पोल तो सबको पता है, धरती के दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो ये जो नाउन है ना साउथ पोल, ये ऑटोमेटिकली एक डेफिनेट नाउन है, और डेफिनेट नाउन है तो फिर आर्टिकल भी कौन सा लगेगा? डेफिनेट लगेगा, इसीलिए दा लगाते हैं। ठीक है, समझ गए फंडा। अब देखो डी ऑप्शन इसका आंसर था, क्योंकि डी वाले में गड़बड़ थी। अब आप 32 को पढ़ो,
क्या कहते हैं जी, कहते हैं वी वेंट देयर विद ए व्यू टू हेल्प द ट्रेन एक्सीडेंट विक्टिम्स। देखो सीधी सी बात थी, अब मैं तुम्हें इसका फंडा बताता हूँ। विद ए व्यू टू, भाई विद ए व्यू में ना ये टू इसके साथ में फिक्स होता है, ये पूरा ही एक तरीके का फ्रेज होता है कि हम ऐसा क्यों करने गए थे, ये कारण बताता है। अब बच्चों को देख के लगता है कि जी 2+V1 बिल्कुल ओके यूज था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरीके का ये फ्रेज है, ये एक तरीके का फ्रेज है भाई, और फ्रेज है। अब आपको भी पता है ए आर्टिकल, तो व्यू एक नाउन है, यानी मैं इसको एक तरह का नाउन का फ्रेज कह सकता था भाई, मैं इसको एक तरह का नाउन का फ्रेज कह सकता था। या फिर इसको ना सीधी सी बात बता देता हूँ, ये पूरा फिक्स था ना, इसको एक तरह की प्रपोजिशन की तरह कंसीडर कर लो, कंसीडर कर लिया। अब एक बात बताओ, उसके बाद में वर्ब जब भी आती है तो V1 प्लस ing फॉर्म में आती है, तो यहाँ पर ना विद ए व्यू टू हेल्पिंग आना था। हालांकि ये नाउन का फ्रेज है, लेकिन भाई एग्जाम में एकदम से याद नहीं रहता, तो मैंने तो इसको जब तैयारी की थी ऐसे सोच लिया था, इस पूरे को मैंने एक तरीके की प्रपोजिशन मानी, और फिर मैंने देखा प्रपोजिशन के बाद वर्ब V1 प्लस ing लगाओ, इसीलिए इस हेल्प को काट के हेल्पिंग करो, यही आंसर था। सी में गड़बड़ थी, हेल्प की बजाय हेल्पिंग आना था। हालांकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स थी, कोई प्रिपोजिशन नहीं थी, बस मैंने याद करने के लिए तुम्हें बताया। आगे कहते हैं दो द इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन्स दैट पर्सनल एंड लोकेशन डेटा इज डिलीटेड आफ्टर ए वाइल, द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इन द एब्सेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ द ऐप एक्सपोजेज मिलियंस ऑफ इट्स यूजर टू ए पोटेंशियल प्राइवेसी ब्रीच। कहते हैं जी साइंस तो वैसे नहीं निकालनी चाहिए, बट निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। दो द इंडियन गवर्नमेंट मेंटेन्स दैट, इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो पर्सनल और लोकेशन डेटा है ना उसको डिलीट कर दिया जाएगा आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो विचार करने वाले, वो आर्ग्यू करते कि अगर डेटा प्रोटेक्शन का कोई लॉ आप नहीं लाए तो जो ऐप है वो एक्सपोज कर देगा, एक्सपोज का मतलब वायरल कर देगा क्या, मिलियन ऑफ यूजर्स का डेटा, और उनकी प्राइवेसी के अंदर एक ब्रीच आ जाएगी। ब्रीच क्या होती है, दरार आ जाएगी। एरर की बात कर लो, सिंपल सा एरर था, देखते ही सब बच्चों को मिल गया। आप सब बच्चों को पता था डेटा तो प्लूरल होता है और डेटम सिंगुलर होता है। जैसे जैसे स्टेडिया प्लूरल होता है और स्टेडियम सिंगुलर होता है, उसी तरह डेटा प्लूरल होता है और डेटम सिंगुलर होता है। तो भाई यहाँ डेटा अगर प्लूरल था तो फिर इज क्यों, इसके लिए वर्ब लगानी पड़ती आर। क्या लगानी पड़ती जी, आर लगानी पड़ती, यानी यहाँ एरर बनता बी के अंदर। बात क्लियर। अब देख लो इसके अंदर, रिकेट इज ए स्केलेटल डिसऑर्डर दैट इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फेट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग हेल्दी बोन्स। कहते हैं भाई जो रिकेट है ना, एक स्केलेटन डिसऑर्डर है, जो क्यों होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, फॉस्फेट की कमी की वजह से होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हड्डियों को डेवलप होने के लिए। तो भाई रिकेट कुछ नहीं होता, रिकेट्स होता है। आपको भी पता है जैसे मैथमेटिक्स होता है, जैसे इकोनॉमिक्स होता है ना, जैसे मीजल्स होता है, तो इनके पीछे एस लगा होता है। ये दिखने में ये जो नाउन है प्लूरल लगते हैं, लेकिन है सिंगुलर, क्योंकि ये किसी का नाम है। तो नाम भाई रिकेट्स है, रिकेट नहीं है, नाम रिकेट्स है। तो वर्ब तो बिल्कुल ओके थी, लेकिन नाउन की गड़बड़ कर रहा था, ए पार्ट में गड़बड़ थी, रिकेट्स लगाना था। आगे कहता है द सर्च फॉर ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ Wisconsin system is in shamble after the finalist withdraw from consideration। देखो भाई इज इन शेम्बल, तो भाई शेम्बल नहीं, नाउन होता है क्या, शेम्बल्स। नाउन होता है क्या, ये सारे नाउन वाले एरर थे आज। शेम्बल्स, शेम्बल्स का मीनिंग क्या होता है, ए सीन ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, एक तरह की समस्या वाला सीन, ए सीन ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, क्या कहता है भाई, न्यू प्रेसिडेंट ढूंढना था यूनिवर्सिटी को, कौन सी यूनिवर्सिटी को, विस्कन सिस्टम को। तो अब वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गई, क्योंकि जो फाइनलिस्ट था उसने अपना नाम वापस ले लिया। एरर इसके अंदर बनता सी पार्ट के अंदर, बता दिया था एरर। अब आप आगे बढ़ो, देखो आगे क्या कहता है, वन शुड नॉट गेट सो कोट अप इन हिज ओन प्रोग्रेस दैट वन कैन नॉट सी द स्ट्रगल ऑफ अदर। भाई अपनी कामयाबी में, अपनी तरक्की में इतने ज़्यादा मस्त मत हो जाओ कि तुम्हें दूसरों का स्ट्रगल नज़र ही ना आए। अब एक बात बताओ, जहाँ सब्जेक्ट क्या लगा रहा है, वन। इसने ना एक इनडेफिनेट प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया, वन एक इनडेफिनेट प्रोनाउन था। तो भाई इनडेफिनेट प्रोनाउन को जब सब्जेक्ट बनाया इसने, तो पोजेसिव केस भी इनडेफिनेट प्रोनाउन का लगना चाहिए, है ना। अब मेरी बात को यूं समझो तुम, मैं कहता हूँ ही इज़ ए गुड बॉय, मैं कहता हूँ ही इज़ ए गुड बॉय, आगे मैं कहता हूँ हिज बिहेवियर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब आप ये नहीं कहते कि सर यहाँ ही लगाया, यहाँ हर लगाओ, क्यों, क्योंकि हमें पता है ना जो सब्जेक्ट बनी उसी का तो पोजेसिव प्रोनाउन हम लगाएंगे भाई,
उसी का तो सॉरी डिटरमाइनर हम लगाएंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर डिटरमाइनर हम लगाएंगे। तो भाई सब्जेक्ट जब वन बना तो फिर डिटरमाइनर भी इस सब्जेक्ट का ही तो बनाएंगे। हम क्या लगाएंगे, वंस लगाएंगे। यहाँ हिज लगा रहा है यानी गड़बड़ कर रहा है, यानी नो करेक्शन तो हट गया। अब इट क्यों लगा रहा है, वन के लिए, तो इट्स तो इट के लिए होता, लेकिन वन तो है ही नहीं, वन के लिए तो वंस होगा। देयर भी नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा, क्या आएगा, वंस ऑन प्रोग्रेस। समझ गए तुम, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका हम डिटरमाइनर लगाते हैं। बी इसका आंसर था। 37 को पढ़ो। देयर हैज बीन सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ पब्लिक स्पेसिस। पब्लिक स्पेसिस क्या है, ऐसे प्लेस जहाँ पब्लिक जाती हो, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, कहते हैं उनमें इंप्रूवमेंट हुई है कुछ सालों में। तो भाई सिंस पास्ट ईयर, क्या कहता है जी, सिंस पास्ट ईयर। देखो हैज़ बीन इसने लगाया तो मुझे पता लगा कोई चीज़, ये टेंस कैसा बना रहा था, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहा है। कैसा बना रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बना रहा है। तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बना रहा था तो पिछले साल से लेके अब तक इंप्रूवमेंट हुई है। तो फिर सिंस पास्ट ईयर की बजाय बेटर चॉइस जो थी क्या लगती, इन दी लास्ट ईयर, कि भाई तब से लेके अब तक इंप्रूवमेंट हुई। इंप्रूवमेंट क्या होती है भाई, ऐसा थोड़ी है मैं कहता हूँ इंप्रूवमेंट हुई है, कोई पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट है, कल तक बढ़िया था, आज उसकी तबीयत खराब है, तो मैं ये थोड़ी कहूँगा इंप्रूवमेंट हुई, मैं तो कहूँगा खराब है, लेकिन आज भी बढ़िया है तो मैं कहूँगा इंप्रूवमेंट हुई। यानी इंप्रूवमेंट हुई है तो वो चीज़ अभी भी चल रही है, और जब चल रही है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि वो ड्यूरेशन एंड हुई नहीं, एंड नहीं हुई, तो मुझे क्या लगाना पड़ा जी, इन दी लास्ट ईयर। एक अच्छी चॉइस थी इसके मुकाबले, इसीलिए एक आंसर चूज किया। आगे कहते हैं आई गोट टू नो फ्रॉम योर मदर दैट यू हैव प्रैक्टाइज द पियानो फॉर 7 ईयर। भाई 7 सालों से एक चीज़ करते हुए आ रहा है, 7 सालों से एक चीज़ करते हुए आ रहा है, तो एक्शन कैसा होगा बच्चों, कोई चीज़ करते हुए आ रहा है तो थोड़ा सा एक्शन तो कंप्लीट हो गया होगा। टेंस में हमने सीखा था एक्शन थोड़ा सा तो परफेक्ट था, और अभी भी वो चीज़ चल रही है, अभी भी वो चीज़ क्या हो रही है जी, चल रही है। यानी एक्शन कैसा है जी, अभी भी कंटिन्यू, यानी एक्शन तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। और टाइम कौन सा है, फॉर 7 ईयर, यहाँ प्रेजेंट लगा रहा है, यानी टाइम होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट, टाइम होना चाहिए प्रेजेंट का। यानी मुझे क्या पता लगा, टेंस क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान थी भाई, हैज हैव प्लस में बीन प्लस में V1 प्लस ING। ढूंढ लो स्ट्रक्चर, ये रहा। आई गॉट टू नो फ्रॉम योर मदर दैट यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो फॉर 7 ईयर। बिल्कुल सही। 38 का क्या आंसर लगता है जी, सी आंसर लगता। आगे देखो क्या कहता है, कोपिंग अप ए न्यू शॉप वाज नॉट ए ट्रिवियल मैटर फॉर देम। ट्रिवियल क्या होता है जी, ट्रिवियल होता है पैटी, मतलब लिटिल, छोटा मोटा, ठीक है। कहते भाई एक नई शॉप उन्हें खोलनी थी, वो उनके लिए एक ट्रिवियल मैटर, कोई छोटा मोटा मैटर नहीं था। इसके अंदर गड़बड़ क्या थी, कोप का मतलब तो होता है झेलना किसी चीज़ को, ऐसी तो कोई सेंस देता नहीं, यानी इंप्रूवमेंट करवानी पड़ती। गेटिंग अप नहीं, गेटिंग अप का मीनिंग तो होता है उठना। फॉलिंग थ्रू किसी पोजीशन से गिर जाना। स्टैंडिंग अप भी एक पोजीशन बताता है, खड़े होना। सेटिंग अप, बहुत बढ़िया, सेटअप करना होता है क्या बिजनेस, ऐसा ही बोलते हो क्या, एक नया बिजनेस सेटअप करना है, बिल्कुल। तो उसने क्या कहा, उसने कहा सेटिंग अप ए न्यू शॉप, एक नई शॉप को सेटअप करना उनके लिए कोई ट्रिवियल मैटर नहीं था। सी इसका आंसर लग जाता, ठीक। अब एक बारी इस लास्ट वाले को पढ़ लो। देखो इसमें क्या कहता है जी, यू मस्ट नॉट टेक ऑफ योर चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ द अदर। टेक ऑफ का क्या मीनिंग होता है, टेक ऑफ का एक तो मीनिंग होता है शूज़ वगैरह उतारना, कहते भी तो हैं टेक ऑफ योर शूज़, है ना, टेक ऑफ योर जैकेट। और दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है जी, प्लेन वगैरह जब टेक ऑफ करते हैं वैसी सेंस। तो क्या कह रहा है, अपने बच्चे को दूसरों के सामने प्लेन की तरह मत उड़ाओ, कोई सेंस नहीं दी, उड़ाओ, नो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। आंसर इसका लगता, टेक आउट का मीनिंग वही होता है। टेक आउट का मीनिंग हम अभी सीख के आए थे, निकालना, टेक आउट योर नोटबुक, किसी चीज़ को बाहर निकालना। स्टैंड ऑफ का मीनिंग, स्टैंड ऑफ का मीनिंग मैंने बताया था, एक दूसरे के आमने सामने खड़ा हो जाना और स्थिति का इतना खराब हो जाना कि कुछ भी हो सकता है, झगड़ा वगड़ा कुछ भी हो जाए। आंसर क्या ना था, टेल ऑफ। कहता भाई अपने बच्चों को ना दूसरों के सामने कभी भी मत सिखाओ, और बात भी सही है, दूसरों के सामने सिखाओगे तो बच्चे आपसे दूर कटते जाएंगे, उनको उनकी गलतियाँ अलग से बुला के बताओ, ठीक है। ये थी आज की शीट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ क्या गड़बड़ हो गई। और ये 13 क्लास थी, ठीक है, 13 क्लास है ये। थैंक यू स्टूडेंट्स।